नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिला अधिकारी कार्यालय पटना द्वारा निर्गत पत्र का विश्लेषण कर रहा हूं, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों का वेतनादि भुगतान हेतु कार्रवाई करने के संबंध में है। आपको बता दूं, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं, उनके वेतन का भुगतान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के संवर्ग के समानांतर वेतन का भुगतान एवं अन्य भत्ते का भुगतान किया जाना है। इसके संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय पटना के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षकों को कहा गया है कि विशेष शिक्षक का वेतनादि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई शीघ्र ही की जाए। ये पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल कुमार, जो स्थापना पटना के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा निर्गत किया गया है। और किसको निर्गत किया गया है? सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी BEO यानी ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विद्यालय अवर निरीक्षक, पहले स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उन्हीं को यह पत्र जारी किया गया है अक्षरशः अनुपालन हेतु। विषय: विशेष शिक्षकों का वेतनादि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। जो विशेष शिक्षक बन गए हैं, उनके वेतन के भुगतान हेतु जो भी प्रक्रिया शेष रह गई हैं, उन सभी को पूर्ण करते हुए शीघ्र ही इस संबंध में सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए वेतन भुगतान की कार्रवाई करने के लिए लिखे गए हैं। ये प्रसंग जो है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 को एक डायरेक्टर शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 281 के तहत एक पत्र जारी किए गए थे, जिसमें किस तरह से उनके वेतन का निर्धारण किया जाना है, उन सभी का वर्णन है। अब देखिए, इसमें आगे है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। महाशय, उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में निर्देशित किया गया है कि बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 में, किसका नियम 3? विशेष शिक्षक नियमावली 23 के नियम 3 में स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण होंगे, यानी कि जो पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षक थे, वे सक्षमता उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो इस नियम 4 के तहत वे क्या बनेंगे? विशिष्ट शिक्षक। जो सक्षमता 4 के नियम के तहत पास कर जाएंगे, वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, देखिए यहाँ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापक जो BPSC के तहत योगदान कर लिए हैं, BPSC टीचर, उन अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ लेने हेतु पात्र होंगे, यानी उन्हीं के अधीन उनको जो मिलता है वो सभी लाभ विशिष्ट शिक्षक लेंगे, इस नियमावली में वर्णित है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे, उक्त के आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के प्रावधान के अंतर्गत क्या बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं,
कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, इस पत्र में एक बात कही जा रही है कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका क्या करना है, जो वेतन संरक्षण है, यहाँ देखिए वेतन संरक्षण, उसका क्या करना है, लाभ दिया जाना है ना। यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद किसी भी स्थिति में उनके वेतन को कम नहीं होने देना है। जहाँ पे उनका वेतन है उसी के अनुरूप जस्ट अगले वाले या उसके जस्ट नज़दीक जो आगे हो, उसी फिटमेंट फैक्टर में उसको क्या करना है, सामंजस्य बैठा देना है ना। इसमें देखिए नीचे लिखा गया है, ताकि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय उनके वेतनादि भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन संरक्षण अनुलग्नक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप दिए गए हैं। देखिए, इसमें वेतन निर्धारण के लिए प्रारूप भी दिए गए हैं, तो उसकी हम लोग देखते हैं। ये जो पत्र है तो कब रिलीज हुए हैं, 15/2/2025, यानी आज 16 तारीख है। ये पत्र प्रीवियस डे यानी कि 15 फरवरी 2025 को ज्ञापाक यानी पत्रांक 1704 के तहत जारी किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स इसमें मांगी गई है जिसको आप आसानी से भर सकते हैं। कॉलम नंबर 1 में यहाँ दिया गया है, कॉलम नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ कॉलम नंबर 1 में है शिक्षक का नाम, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देना है जो शिक्षक है विशिष्ट बने हैं। वर्ग कहने का मतलब है कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जो प्राइमरी में होंगे वो लिखेंगे वर्ग 1 से 5, यानी कि 1 से 5। जो 6 to 8 में होंगे वे लिखेंगे 6 to 8। जो 9-10 के टीचर होंगे वो लिखेंगे 9-10। जो 11-12 के शिक्षक होंगे वे लिखेंगे 11-12। उसके नीचे है तीसरा नंबर में विषय। तो विषय क्या लिखना है आपको विषय लिखना है जो जिस विषय में नियुक्त हुए हैं। 1 to 5 जो है वो अगर सामान्य विषय पे होंगे, बेसिक ग्रेड में होंगे, तो वे लिख देंगे बेसिक या सामान्य, है ना। और जो उर्दू में होंगे वे लिख देंगे उर्दू, है ना। उसी तरह से जो बंगला में होंगे वे लिख देंगे बंगला, है ना। चलिए, नियुक्ति की कोटि, जो नियुक्त हुए हैं वे कौन से कैटेगरी में हुए हैं। यू आर यानी अनरिजर्व्ड, यू आर एफ यानी कि यू से अन, आर से रिजर्व्ड, एफ से फीमेल यानी अनरिजर्व्ड फीमेल, बीसी एफ यानी बीसी कैटेगरी और बीसी फीमेल कैटेगरी, ईबीसी और ईबीसी एफ, ईबीसी और ईबीसी महिला, एससी महिला, एसटी महिला, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और ईडब्ल्यूएस फीमेल। इसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य कोटि का लाभ प्राप्त किए हैं तो उसे भी इस कॉलम में आप लिख देंगे। उसके आगे है विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप अभी नियुक्त हैं उसका नाम लिखेंगे। यूडाइस कोड, हर विद्यालय का अपना एक यूडाइस कोड होता है, उसको लिखेंगे। अब कॉलम नंबर 7 में प्रखंड या अंचल यानी प्रखंड जो जिस ब्लॉक के अंतर्गत योगदान किए हुए हैं, प्रखंड का नाम लिखेंगे। विशिष्ट शिक्षक का आईडी नंबर, जब आप अपना योगदान पत्र देखेंगे जो आपको जो विशेष शिक्षक बनने के समय आपको मिला था, उसमें आपका एक आईडी नंबर दिया होगा, शिक्षक का आईडी नंबर। उस आईडी नंबर को यहाँ लिखना है, क्योंकि उसी आईडी का उपयोग भविष्य में काम आएगा, है ना। उसी आईडी का प्रयोग भविष्य में आप अपने शिक्षक के पहचान कोड के रूप में आपको यूज करना है। जन्म तिथि लिख देना है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान तिथि, यानी कि विद्यालय में 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी या उसके बाद जब भी आप योगदान किए हैं तो किस तारीख को आप विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं। नियोजित शिक्षक के रूप में योगदान नहीं, सक्षमता परीक्षा पास करने के उपरांत जब आपको विशिष्ट शिक्षक बनाकर योगदान किए हैं या कराया गया है उसका तिथि। प्रशिक्षण तिथि यानी कि जो आप ट्रेनिंग किए हैं, चाहे वो ट्रेनिंग आपका बीएड का ट्रेनिंग हो
NIOS ट्रेनिंग हो, कंप्लीट हो, BTC हो, या किसी भी तरह का जो राज्य सरकार अपने स्तर से भी आपको ट्रेनिंग कराई होगी। 2009 के आसपास शिक्षा मित्र ये लोग किए थे या करवाया गया था। कोई भी ट्रेनिंग है जो प्रशिक्षण की तिथि है पूर्ण की, उसको लिखना है। कॉलम नंबर 12 में दक्षता, BTET या CTET का प्रकार, यानी कौन सा पास है, दक्षता पास है कि BTET पास है कि CTET पास है। और दक्षता, BTET, CTET उत्तीर्णता तिथि, कब आप उत्तीर्ण किए हैं। बैंक खाता संख्या, आप अपना बैंक अकाउंट जरूर दीजिएगा क्योंकि इसी में आपका पेमेंट आएगा। IFSC कोड, पैन नंबर, आप पैन नंबर होगा उसको दे देना है। 17 नंबर कॉलम में आधार संख्या लिख देंगे। 18 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर। 19 नंबर में आप देखिए यहाँ लिखा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, जो शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें विभाग द्वारा योगदान तिथि 1/7/2006 निर्धारित है। वे प्रथम योगदान की तिथि 1/7/2006 ही अंकित करेंगे। अब देखिए इस कॉलम में जो कॉलम नंबर 19 है, इसमें आप सबसे पहला बार योगदान कब किए थे, तो जो जिस तिथि में योगदान किए हैं वो इसमें लिखेंगे। लेकिन शिक्षा मित्र चाहे वो 3 में योगदान किए हों, 4 में किए हों, 5 में किए हों या कभी भी किए हों, उनके लिए बिहार सरकार 1 जुलाई 2006 मानक निर्धारित की है। यानी कि 1 जुलाई 2006 से पहले या उस तिथि तक जो योगदान किए हैं वे 1/7/2006 ही लिखेंगे। प्रशिक्षित, कॉलम नंबर 20, प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि, यानी कि आपका जो है प्रशिक्षण वेतनमान कब से मिला है उसकी तिथि इसमें लिख देना है। कॉलम नंबर 21, क्या स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अध्यावधि मीन्स होता है कि इस समय की अवधि तक, यानी जब उससे आप विशिष्ट शिक्षक बनकर आ रहे थे उस समय तक कोई सेवा में टूट है, हाँ या नहीं। प्रायः सभी शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर योगदान किए हैं वो उनका सेवा में टूट है या नहीं, यानी बिना सूचना, अनुपस्थित या किसी भी तरह का सेवा में टूट यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, कब योगदान किए हैं, 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी 25, है ना, 7 जनवरी 25 या जब भी ये किए हैं उसका लिख देना है। लेबल, जब आप योगदान किए थे उस समय आपका लेबल क्या है, यानी कितना वेतन आप प्राप्त कर रहे थे, किस लेवल में और किस इंडेक्स में, और में प्राप्त मूल वेतन, अभी आपका मूल वेतन कितना मिल रहा था। कॉलम नंबर 23, विशेष शिक्षक नियमावली 2023, फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार योगदान तिथि यहाँ लिख देना है। निर्धारित लेबल, अब बताइए जो नियोजित शिक्षक थे उसमें आपका लेबल क्या था, इंडेक्स क्या था, वहाँ प्राप्त क्या वेतन था, और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका निर्धारित लेबल, अब उसके अनुसार कौन सा फिटमेंट फैक्टर कहाँ से आपको प्राप्त होगा। मैं इसके 1 मिनट बाद आपको दिखाऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर किसके अनुरूप आपका वेतन निर्धारण होगा। लेबल, इंडेक्स और प्राप्त मूल वेतन, इसमें ये भी देना है अगली वेतन वृद्धि की तिथि, इसके बाद अगला वेतन वृद्धि कब होगी, है ना। स्थानीय निकाय शिक्षा के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रमाण पत्र, दक्षता, BTET, CTET का प्रमाण पत्र, विशिष्ट शिक्षकों का योगदान पत्र, स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप इसमें क्या करेंगे, संलग्न करेंगे। इसमें लिखता है शिक्षक का हस्ताक्षर शिक्षक कर लेंगे, प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय में आप योगदान किए हुए हैं विशेष शिक्षक के रूप में वहाँ प्रिंसिपल का सिग्नेचर, उसके बाद BEO प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर, उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर स्थापना का हस्ताक्षर। चलिए अब आपको दिखाएंगे आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। ये देखिए यही फिटमेंट फैक्टर है। 1 से 5 के शिक्षकों के लिए सबसे पहला 25,000 रुपया बेसिक है। 6 to 8 शिक्षकों का 28,000 बेसिक पे है। अब यही 8 साल बाद 6 to 8 प्रमोशन करेंगे तो बढ़िया 6 to 8 बनेंगे जिनका क्या हो जाएगा 30,000 बेसिक हो जाएगा। 9th-10th का शिक्षकों का 31,000 बेसिक पे, 11th-12th के शिक्षकों का बेसिक पे 32,000, और जब यही 8 साल बाद प्रमोशन पाएंगे तो बढ़िए 11th-12th का शिक्षक का 34,000 वेतन होगा। अब आपको बता दूं कि ये 25,000, 28,000, 30,000, 31,000, 32,000 और 34,000
एक कुल प्राप्त वेतन नहीं है या बेसिक पे है। इसी बेसिक पे में अब आपका वेतन संरक्षण की बात कही जा रही है। तो आप देखेंगे कि पहले आप किसका टीचर है, 1 to 5 का है, 6 to 8 है, 9 10 है, 11 12 है। अब आपका देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रविष्टि भुगतान है आप कौन सा फिटमेंट फैक्टर में है। तो आप मान चलिए कोई एक शिक्षक 1 to 5 में अभी 27,500 प्राप्त कर रहे होंगे। तो ये देखेंगे पहला में 1 to 5 के कॉलम में 27,500 तो कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन 27,320 और 28,140 है। तो 27,500 जो है 27,320 से ज़्यादा है और 28,140 से कम है, यानी कि वो शिक्षक का जो अब मूल वेतन बनेगा वो 27,500 न बन करके 28,140 में उनको क्या किया जाएगा, समायोजित कर दिया जाएगा। और फिर उनका यहीं से मूल वेतन, और इसी मूल वेतन पे क्या होगा, अभी 53% जुलाई 2024 के डीए के अनुसार उसमें बढ़ोतरी हुई थी, उसके अनुसार 53% डीए है। तो इसी यही 28,140 पे 53% डीए लगेगा। फिर आपका HR हाउसिंग रेंट अलाउंस 5%, 10% है ना, 5%, 10%, 12% और 20% का जो स्लैब है, जो शहरी क्षेत्रों में हमको 20% HR है। इस तरह से जो जितना HR में पढ़ते हैं वो HR जुटेगी, 1,000 मेडिकल जुटेगा। NPS के रूप में बेसिक प्लस DA का 10%, उसमें आपका HR का 10% नहीं करता है, बेसिक प्लस DA, यानी बेसिक अगर किसी का बेसिक 32,000 है तो 32,000 प्लस 53% क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। तो 32,000 में 53% और जोड़ दीजिए तो 32 और 16 48, 49, 49,500 के आसपास होगा। उसका 10% यानी 4900 कुछ रुपया उसका कट जाएगा। और उसी का 14% अभी तक NPS में अलग से वो देती थी, जो 11,700 के आसपास आता है, जो NPS के खाते में अलग से जाती है। इस तरह से यदि कोई शिक्षक का मूल वेतन 32,000 होगा तो उसका 20% के हिसाब से वेतन 49,700 कुछ, लगभग 50,000 के आसपास इन अकाउंट उनका वेतनादि भुगतान किया जाएगा। यही है आपका फिटमेंट फैक्टर, या उसके अनुरूप जोड़ लेना है। जो भी मूल वेतन है उसका वर्तमान जुलाई 2024 के DA के अनुसार 53%, खैर जनवरी में भी DA बढ़ना है, अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो वर्तमान अनुसार आपका 53% आपको DA, अगर शहरी क्षेत्रों में है तो 20% HR, 1,000 मेडिकल, आपका बेसिक प्लस DA का 10% आपका कट जाएगा NPS के लिए, और 30 रुपया GIS चार्ज, ग्रुप इंश्योरेंस चार्ज डिडक्ट होगा। इस तरह से आपका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। धन्यवाद।